नमस्कार। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें भाषा का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात हमें अपने वतन और वतन की भाषा का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। इसी पंक्ति को यथार्थ करने के लिए मैं आपके सामने हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की व्याकरण के बारे में आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। शब्द युग्म। नाम से पता चलता है शब्द युग्म यानी दो शब्दों का, जो दो अलग अलग शब्द होते हैं उन दोनों का युग्म यानी समूह जोड़, यानी ऐसे दो शब्द। शब्द युग्म में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यालय स्तर हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके हर तरह के एग्जामों में इनसे रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है, इसमें भी आपको अच्छे अच्छे युग्म शब्द ढूंढने के लिए बताया गया है कि दोनों का अर्थ क्या होता है। आली और अली, इस तरह के जो आपके हैं तरणी और तरणी, जो ये दो शब्द बोलने में आपको बिल्कुल कम अंतर स्पष्ट होता है। तो शब्द युग्म क्या होते हैं? शब्द युग्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द यानी उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है और लेकिन उनके अर्थ में बहुत ही बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, कुल, एक कुल ये और एक कुल ये। देखो कुल, कुल का मतलब होता है योग या वंश, वंश या योग लिख सकते हैं। और स्कूल का मतलब होता है किनारा। आगे समझे आपके? यानी इसमें तो छोटा ऊ की मात्रा और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, तो दोनों के बोलने में थोड़ा सा अंतर है, कुल और कुल। तो वंश एक का अर्थ होता है वंश, एक का अर्थ होता है किनारा। अब एक लेते हैं सर, ये सर और ये सर। एक में शंकर वाला सा है, एक में सड़क वाला सा है, सपेरा वाला सा। इस सर का अर्थ होता है बाण और इस सर का अर्थ होता है तालाब। तो दोनों में धरती आसमान का अंबर है, अंतर होता है। धरती और अंबर में कितना अंतर है? जितना अंतर बाण और तालाब में है। ये लिखने में और बोलने में बिल्कुल कम अंतर है, शर और सर। लेकिन इस सर का अर्थ है बाण और इस सर का है तालाब। तो वे शब्द जो बोलने और लिखने में बहुत ही कम अंतर दिखाई देते हैं लेकिन उनके अर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो क्या कहलाते हैं? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो मैं इसके लिए आपकी एक परिभाषा लिखवा रहा हूँ। आप परिभाषा लिखिए, आराम से लिखिए। मैं आपको समझा के, उदाहरण से समझा के आपको लिखवाऊंगा। तो आप आराम से लिखिए सबसे पहले कि, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये केवल हमारी हिंदी भाषा में नहीं, हर विश्व की, हर देश में ऐसे जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं में भी इस तरह समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अब मैं इसकी आपको परिभाषा लिखवा रहा हूं। आप लिखिए कि ऐसे शब्द जिनके, उसको आगे को आप बता रहा हूं, उच्चारण में, क्या, जिनके उच्चारण में, ये आपको जब उदाहरण बताएंगे तो अच्छी तरह समझा देंगे कि जिनके उच्चारण में, धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप भी आराम से लिख लो। तो अत्यंत अल्प यानी बहुत तुच्छ, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, अत्यंत अल्प भिन्नता होती है। उच्चारण में बहुत छोटी सी भिन्नता होती है, कभी छोटी मात्राओं की हो जाती है, कभी दूर से आसपास में स जैसे होते हैं उसके उच्चारण से संबंधित होता है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न हो, क्या कहलाता है? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण में आपको अब यहाँ लिखवा देता हूं, कुल
और कूल। थोड़ा ये छोटा, जब हर्ष वाला स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो कम ध्वनि यानी छोटी थोड़ी ध्वनि निकालते हैं, और जब दीर्घ बोला जाता है उसमें ज़्यादा ध्वनि को जोर दिया जाता है। जैसे बोले कुल, ऊ ऊ कू, तो बड़ा के लिए, छोटे के लिए कुल, कुल यानी वंश, या हम यो कह सकते हैं। और कूल, ये कूल होता है किनारा के लिए, ये किनारा। आगे आपके समझे, अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा कि अब उसी तरह मैं आपको बताता हूं। सर, शर मतलब होता है बाण, और इस सर का मतलब होता है तालाब। आराम से आप लिखिए कि शब्द युग्म क्या होते हैं। वे शब्द जो लिखने और बोलने में बहुत ही कम भिन्नता दिखाते हैं, लेकिन जब उनके अर्थ का पता लगाए जाते हैं तो बहुत बड़ा अंतर होता है। आगे समझ में। अब मैं बताता हूं इन शब्द युग्मों को यदि हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे समाज में भाषा की दृष्टि से बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप भाषा की दृष्टि से शब्दों का चयन करें तो सोच समझ के करें। शब्द युग्म होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हुए आपको प्रयोग करना है, कहीं अर्थ का अनर्थ नहीं निकल जाए। तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पीछे वाली बड़ी बड़ी परीक्षा में आ चुके हैं और जो आगे आने वाले एग्जाम में भी आने वाले महत्वपूर्ण है, तो आपको मैं महत्वपूर्ण भिन्नार्थक शब्द युग्म लिखा रहा हूँ। आप भी अपनी नोटबुक में इनको लिखते रहिए। तो साथियों, आप सबसे एक करबद्ध निवेदन है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में जो वैश्विक कोविड-19 बीमारी फैली है, इसके फलस्वरूप विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षा को ऑनलाइन आप तक पहुँचाया जाए। और जो राजस्थान सरकार ने नया आरबीएसई के लिए जो कोर्स नया, यानी राजस्थान में पहली से लेकर 9 तक, 9वीं तक और 11वीं तक, यानी 10वीं और 12वीं का इस बार सिलेबस नहीं बदला है। जब इनके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और उनकी हेल्प कीजिए ऑनलाइन एजुकेशन में। तो अब अपन आपके लिए उदाहरण लिख रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे उदाहरण लिखिए। आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण आप लिखते रहिए। अब मैं बताता हूँ, देखो अग और अग, देखो शुरू करते हैं। एक अग और एक अग, ये दो समानार्थी शब्द। देखो अग और अग, एक में ग छोटा ग और एक में बड़ा ग है, तो अग और अग। अब इन दोनों के अंतर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अग का तो होता है सर या पर्वत। अब दोनों में से आप दोनों को याद कर लो कि अग का मतलब सर या पर्वत, दोनों लिखो, या फिर एक भी आप लिख सकते हो। आया समझ में। तो आपको क्या लिखना है, अग सर या पर्वत, और इस अग के लिए होता है पाप। लिखिए आप, ये पहला लिखा है मैंने, अग और अग, अग यानी सर, अग यानी पाप। अब मैं आपके लिए दूसरा लिखवा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अनु और अणु, अनु और अणु। देखो एक तो अनु और अणु, ये दूसरा आपके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अनु और अणु, बोलने में अनु अणु दोनों आपको लिख रहे हैं, लेकिन इनके दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। अनु मतलब होता है पीछे, मेरा अनुसरण करो, मेरे अनुगमन करो, तो अनु यानी पीछे। अणु, अणु का मतलब होता है बिल्कुल छोटा भाग। ऐसा समझे। तो क्या, अनु यानी पीछे, अणु यानी छोटा। अब आपके लिए मैं ले रहा हूं अनिष्ट और अनिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनिष्ट और अनिष्ठ, एक में ट है और एक में ठ है, बाकी सब मात्राएं आपके लिए वैसी वैसी है। अ दोनों में, नी दोनों में, आधा षटकोण का स दोनों में, एक में ट है और एक में ठ है। तो अनिष्ट का तो मतलब है कि अनिष्ट हो गया, यानी बुरा हो गया किसी के साथ, तो वो तो अनिष्ट। और अनिष्ट यानी जिसमें निष्ठा कोई नहीं है, निष्ठाहीन, निष्ठाहीन। ये मैंने आपको लिखाए हैं, आप भी आराम से मेरे साथ साथ लिखते रहिए और इनको याद भी करते रहिए। अब मैं लेता हूं अपेक्षा और उपेक्षा। चौथा उदाहरण है आपके अपेक्षा और उपेक्षा। देखो पहले
अ से शुरू है और दूसरा ऊ से शुरू है। तो दोनों में लिखआउट में भी थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनके जो अर्थ है उसके अंदर बहुत अंतर होता है। अपेक्षा, आशा या तुलना, इसको हम आशा भी कह सकते हैं और तुलना भी कहते हैं। तो अपेक्षा में आप आशा या तुलना लिख सकते हैं, लेकिन उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार या अवहेलना। तो क्या लिखा मैंने आपके, अपेक्षा तो आशा तुलना और उपेक्षा का अवहेलना। अब इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण है अभिज्ञ और अविज्ञ। बहुत ही अभी जो एग्जाम हुए थे फर्स्ट ग्रेड के, अभिज्ञ और अविज्ञ, ये एग्जाम में आया था, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अविज्ञ यानी मूर्ख। तो दोनों का एक दूसरा क्या हो गया, उल्टा। अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद करना। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अब इसके अलावा एक है अभिराम और अविराम। अभिराम और अविराम, ये छठा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठा उदाहरण बताऊं, अभिराम यानी होता है सुंदर और अविराम मतलब लगातार या सतत जारी रहने वाला। आगे समझे, तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम यानी लगातार चलने वाला। अब आपको बताऊं मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपको क्या करना है, जो अच्छे अच्छे हैं आगे मैं आपको बताना चाहता हूं। अरी और अरी, अरी और अरी देखना। एक र में छोटी ई की मात्रा और एक र में बड़ी ई की मात्रा, अरी और अरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरी देखो पहले कैसे लिखा हमने, र के साथ में छोटी की मात्रा और फिर लिखा तो बड़ी की मात्रा। इस अरी का तो होता है दुश्मन, यानी भारत की सेना अरी पर टूट पड़ी, यानी अरी सेना पर टूट पड़ी, यानी भारत की सेना दुश्मन सेना पर टूट पड़ी। अरी सुनती हो, तो अरी ये क्या हो गया, एक दूसरे को हमने संबोधित किया, तो ये संबोधन होता है। अरी का मतलब होता है संबोधन। ये अरी पहले छोटी आती है, वो उसका अर्थ दुश्मन होता है। अ के साथ र और उसके साथ बड़ी के बाद अरी, वो हो गया संबोधित करने के लिए, किसी का संबोधन का शब्द हो गया। अब मैं बताता हूं अवलंब और अविलंब। अवलंब और अविलंब। अविलंब मतलब होता है देरी मत करो, यानी शीघ्र। अवलंब यानी सहारा। अवलंब का मतलब होता है सहारा, यानी एक दूसरा, जैसे बुढ़ी माँ का एक इकलौता पुत्र, उसका अवलंब है। अवलंब यानी सहारा, आया समझ में। और अविलंब होता है शीघ्र, जल्दी। ये मैंने आपको बहुत ही महत्व, अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। अविलंब यानी शीघ्र कीजिए, अविलंब जयपुर पहुंचिए, यानी जल्दी से जल्दी जयपुर पहुंचिए। अब एक अवधि और अवधि। अवधि और अवधि दिखने में भी आपको सीधे दिख रहे हैं और बोलने में भी ज़्यादा नहीं। अवधि, अवधि, तो दोनों शब्द हैं आपको, एक में ध के साथ बड़ी की मात्रा है और एक में छोटी ई की मात्रा है। जो छोटी ई की मात्रा है इसको कहते हैं समय अवधि, यानी इतनी समय को बता समय अवधि। और ये अवधि क्या है, भाषा है। भाषा एक भाषा है, जैसे अवध भाषा बोली जाने वाली भाषा है। अवधि क्या है, एक भाषा है। और जो पहले अवधि छोटा है उसको कैसे करते हैं हम, किससे, समय से संबंधित करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अली और आली। अली और आली जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अली और आली बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अली, अली कली ही शो बंदियो, आगे कौन हवाल। अली यानी भौरा, भ्रमर, भौरा। जो अली को हम भ्रमर कहते हैं, भौरा कहते हैं, और ये भ्रमर कैसे लिखते हैं ऐसे, अली। आली, आली सहेली या सखी होती है। आए समझ में? इस तरीके से मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जो आपके समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द बताने की कोशिश की है, जैसे अवधि, समय, अवधि, भाषा, अली भ्रमर, अली सखी, अरि दुश्मन, अरि संबोधन, अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, अवहेलना, अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख, अभिराम सुंदर, अविराम लगातार। तो आप सभी इस तरह के शब्द युग्म अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं आपके लिए ये लिखवा रहा हूँ और आप आराम से लिखिए। और कोई आगे अगले वाले वीडियोज में जो साइंस बच्चे हैं, आपके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी शब्द युग्म आपको बताए जाएंगे। तो आप सभी इस YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि हमारे भावी संतान है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। नमस्कार।